नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं और बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कोरोना महामारी में पूरी लगन और मेहनत के साथ कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया से। मेडिकल चिकित्सा और शिक्षा जगत में सुरेश सिंह भदौरिया एक ऐसा नाम है जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उनकी टीम ने कोविड महामारी में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को स्वस्थ करके घर लौटाया है। सुरेश सिंह भदौरिया आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया को मेडिकल और शिक्षा जगत में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सुरेश सिंह भदौरिया अपनी टीम के साथ मिलकर कई मरीजों को जीवन दान दिलाने का काम कर रहे हैं। आज इनके संस्थान से बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर इनकी टीम कोविड और ब्लैक फंगस के निःशुल्क इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था कर रही है। मुश्किल दौर में देश के लिए अपना अनमोल योगदान देते सुरेश सिंह भदौरिया को हमारा सलाम। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि सेकंड वेव अब हम देख रहे हैं काफी हद तक काबू में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो चुनौतियां हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार आप और आपकी टीमें काम कर रही हैं, ये प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन आपको पहले कहां से मिली? ये मुझे प्रेरणा मेरे मदर और फादर दोनों ही मेडिकल में लाइन में, मतलब ख़ास तौर से बहुत पीड़ित रहे। मेरी मदर को किडनी फेल्यूर हो गया था, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे फादर को कैंसर, ब्लड कैंसर हो गया था और हमने काफ़ी हद तक प्रयास किए कि सारी जगह जगह ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में देखा, लेकिन हम उनको बचा नहीं सके। उसके बाद में ही मैंने सोच लिया था कि अब ये हॉस्पिटल के क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में काम करना है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बनाना है और अच्छी सुविधाएं देना है, जिससे गरीब लोगों का और जो डॉक्टर से जिनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है वो उनको प्राप्त हो। उसी क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना चालू किया। तो आज मेरे पास में 2 मेडिकल कॉलेज हैं और 2 हॉस्पिटल हैं, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलता हॉस्पिटल देवास में। दोनों में मेडिकल कॉलेज भी है और उसमें पीजी कोर्सेज भी ऑलरेडी चल रहे हैं। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में 30 साल से ज्यादा का आपका अनुभव रहा है, जितनी मेरी जानकारी है। तो ऐसे में आप और आपकी संस्था का कोरोना काल में अभी तक किस तरीके का समाज के लिए योगदान रहा है और कैसे आपके पास जब मरीज पहुंचते हैं तो उनका आप बेहतर से बेहतर उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं? कोरोना काल तो बहुत ही खतरनाक काल था। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि एक साथ इतने ज़्यादा पेशेंट आते थे, तो उसी समय सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करके उनसे इलाज करवाना। जब वो मोहल्ले मोहल्ले में लोग छोड़ के भाग जाते थे, पेशेंट को देख के लोग मोहल्ला खाली कर देते थे, वो समय भी हमने देखा है। लेकिन हमारे स्टाफ ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने, सब ने हिम्मत करके और जी तोड़ मेहनत करके दिन रात मेहनत की। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी और अमलता इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में भी। इसी वजह से सरकार ने हमारे दोनों हॉस्पिटल और कॉलेजों को इंटाइटल कर रखा है कि सारी
गवर्नमेंट की तरफ से भी इन दोनों हॉस्पिटल्स में कोरोना पीड़ितों का इलाज होगा। और हमने करीबन 10,000 से ज़्यादा मरीजों को अच्छे ट्रीटमेंट करके भेजा है। हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी सबसे कम रहा है। और अभी भी हम ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का हम इलाज कर चुके हैं। हमने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई हुई है जिसमें न्यूरो सर्जन, ENT सर्जन, ऑप्थेल सर्जन, डेंटल सर्जन, इन सब की मिला के एक पूरी टीम बनाई है। 2 वार्ड इसके लिए सर्टिफिकेट अलग कर दिए गए हैं कि उसमें सारे ब्लैक फंगस का ही ट्रीटमेंट होगा। बस हमारे यहाँ कोरोना काल में एक त्रासदी हो गई थी कि हमारे यहाँ की जो डॉक्टर अजय जोशी जो MS थे हमारे यहाँ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के, वो कोरोना से ग्रसित होके एक्सपायर हो गए थे। बिल्कुल, इंडेक्स हॉस्पिटल ने अपने आप में एक नया नाम कमा लिया है और कोरोना काल में खास तौर पर जैसा कि आपने जानकारी भी दी सर कि 10,000 से ज्यादा मरीजों को आप ठीक भी कर चुके हैं। लेकिन अभी सर फिलहाल कितने मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं? और क्योंकि हम कई जगह पर हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि कहीं से खबरें नजर आती हैं कि संसाधनों की कमी भी देखी जा रही है और हाई टेक्नोलॉजी के आप लोगों के पास क्या कुछ मशीन है जिनके जरिए इलाज किया जा रहा है? क्योंकि कई जगह हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी भी नजर आई, ऑक्सीमीटर नहीं थे वहां पर, ECG मशीन नहीं थी, तो वो संसाधनों के बारे में सर आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ तो 1200 बेड का हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ अभी करीबन 1000 बेड का हमारा सरकार से एग्रीमेंट भी है, लेकिन अभी पेशेंट कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी करीबन हमारे यहाँ 500 पेशेंट तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में है और 250 के आसपास अमलतास कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है। हमारे यहाँ पूरे संसाधन है, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी है हमारे पास और ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट भी है। वी हैव 2 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और 2 ऑक्सीजन प्लांट और भी हमने ऑर्डर कर दिए। तो ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। ठीक है, बीच में कुछ कमी आई थी लेकिन उसकी प्रशासन ने बराबर व्यवस्था की। दिनानाथ प्रशासन ने भी हमारे हाथ से हाथ मिला के जोड़ के और पूरा सहयोग दिया है और प्रशासन की मदद से और प्रशासन की जो गाइडलाइन थे उससे हम लोग इस कोरोना काल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों को ठीक कर सके और उस पर कोरोना पे विजय प्राप्त हो। सेकेंड लाइन का जो कोरोना का टाइम था वो हमने देखा है कि जब फुल स्ट्रेंथ थी, पूरे मरीज भरे हुए थे, एक बेड खाली नहीं था। अब वो सारे मरीज ठीक होते जा रहे हैं और धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। तो अब करीबन 30 to 40% पेशेंट रह गए हैं उनके कंपेरिजन में और वो भी काफ़ी ठीक होते जा रहे हैं। और अब एक ब्लैक फंगस का जो है उसका भी हम ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं, सर्जरी करते जा रहे हैं और वो भी काफ़ी कुछ ठीक होते जा रहे हैं। जो इंजेक्शन की समस्या थी वो भी हल हो गई है, वो भी अब मिलने चालू हो गए। यानी कि सुरेश जी आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार और प्रशासन का आप लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है? जी जी, हमको पूरा सहयोग मिल रहा है राज्य शासन का, प्रशासन का, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार की शिवराज सिंह जी की टीम और माननीय श्री कलेक्टर मनीष सिंह जी की टीम और माननीय कमिश्नर श्री पवन शर्मा जी की टीम पूरी तरह दिन रात लगी रहती है और वो दिन रात ऑब्जर्व भी करते रहते हैं। हमारी कोई भी समस्या हो या उनकी पेशेंट की कोई भी समस्या हो उसको तत्काल हल करते हैं। अभी राधा स्वामी सत्संग को भी हम लोगों की टीम देख रही है। कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी थी वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ ने, तब ने रातों रात जाके पूरा सेंटर संभाल लिया हमारी इंडेक्स की टीम ने और वहाँ भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं वहाँ। बिल्कुल। और सर आप लोगों ने जैसे बताया कि ब्लैक फंगस के लिए भी तैयारियां आप लोगों की तरफ से पूरी की जा रही है, निःशुल्क ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं आप लोग? ब्लैक फंगस की तैयारियां क्या की जा रही है? ब्लैक फंगस के हम ऑलरेडी ऑपरेशन कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। जैसे जैसे डिमांड जो होती है, ऑपरेशन की डिमांड है, इंजेक्शन की डिमांड है, इंजेक्शन हमको सरकार प्रोवाइड कर रही है, ऑपरेशन हमारी टीम पूरी कर रही है। हमारे ENT, न्यूरो और ऑप्थेल और सर्जन और जो डेंटल सर्जन है, ये सारे लोग मिलके जिस टाइप का जो ऑपरेशन होता है, आई का है या ये नेक का गले का है, जो जिसके मोड में होता है वो ऑपरेशन करके उनको ठीक कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 वार्ड प्रोवाइड कर दिए और हम इन सबका निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के यानी कि जो पेशेंट आ रहे हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो रहा है और कई लोगों के आप ट्रीटमेंट कर भी चुके हैं, ऑपरेशन तक हो चुके हैं। और सर तीसरी वेव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और कहां पर आपको कमियां नजर आती हैं जिसे और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? तीसरी वेव के लिए हमारे माननीय कमिश्नर श्री पवन शर्मा साहब ने एक मीटिंग रखी थी हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की और शहर के हॉस्पिटल्स की भी। उन्होंने बताया था तीसरी वेव का जो सिचुएशन आने वाला है और जो खासतौर से पीडियाट्रिक्स बच्चों पर अटैक करेगा, उसके लिए हमने 120 बेड का एक अलग ही ICU बना दिया है, ओनली फॉर पीडियाट्रिक, NICU, PICU प्लस पीडियाट्रिक।
जिससे कि एकदम से अगर कोई वेव जैसे जो कोरोना के फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में आए तो हम उसका पहले से उसका तैयारी से लड़ सकें, उससे जूझ सकें और उससे को थर्ड वेव को भी गिरा सकें और मरीजों को ठीक कर सकें। तो सुरेश जी, आपकी संस्था को तकरीबन कितना वक्त हो चुका है और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में बना दिया है? कितने लोग इस संस्था से अभी हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं? संस्था से तो करीबन इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से करीबन 3000 लोग जुड़े हुए हैं, कर्मचारी और डॉक्टर्स और सारे स्टाफ, नर्सिंग ये सारे होंगे, और ऐसे ही अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास से भी करीबन 1500 लोग जुड़े हुए हैं। अब जो हमारा स्टाफ है इतने लोगों का मिनिमम, और ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। बिल्कुल। और सर, आप क्योंकि आपने स्टाफ का जिक्र भी किया और आपने जैसे कि हमें जानकारी दी कि एक आपके रेट हमारे हॉस्पिटल्स का ही है पूरे, क्योंकि सर आपने अभी जानकारी भी दी थी कि आपका एक जो मेडिकल स्टाफ के सदस्य थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो ऐसे स्टाफ के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, मरीजों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं और अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लगातार कार्य कर रहे हैं? हम उनको समय समय पे बराबर मोटिवेट करते हैं, उनको जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना होती हैं वो देते हैं। हमने डॉक्टर जोशी के नाम पे अपना ऑडिटोरियम का नाम रख दिया है और उद्घाटन भी करवा दिया है। और ऐसे हमारे काफ़ी स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य वर्कर्स भी पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन वो सब ठीक होते गए। करीब अभी हाल फिलहाल में एक हमारा नर्सिंग स्टाफ और एक्सपायर हुआ है और उसके लिए भी हमने शासन को अप्लाई किया है कि उसको भी शासन की तरफ से भी सहायता मिले, और हम लोग भी सहायता कर रहे हैं उसके लिए। सुरेश जी, लेकिन आप मानेंगे कि पहली वेव जो थी वो हमने देखी थी कि आसानी से चली गई थी, लेकिन जो सेकंड वेव है वो इतनी तेजी के साथ आई कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार ये क्या हुआ। संसाधनों की कमी हमने देखने को मिली, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। आप मानेंगे ये बात की लापरवाही लोगों की तरफ से भी हुई है? नहीं, पहली वेव जो आई थी मैडम, वो पहली वेव ज़्यादा खतरनाक थी, जिसमें लोगों को कोरोना से डर बहुत था, लेकिन पहली वेव के बाद में लोगों का डर कोरोना से निकल गया था। सेकेंड वेव तो इतनी तूफान की तरह आई थी, जैसे अभी सुनामी आई है, कि मतलब एकदम से आई और इतनी फास्ट थी कि उसमें मरीजों को संभालना मुश्किल हो गया। और अभी जो इस वेव में पेशेंट आए वो सारे एसडीओ के पेशेंट आए, ऑक्सीजन वाले पेशेंट आए, आईसीयू वाले पेशेंट आए, क्योंकि क्या है इतनी सारी व्यवस्थाएं, आईसीयू, इतने इतने बड़े आईसीयू और एसडीयू के बेड नॉर्मली हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, और ये सारे पेशेंट एसडीयू के, ऑक्सीजन वाले और आईसीयू के ही पेशेंट थे मोस्टली। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई, और उसमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही थी कि पूरा मध्य प्रदेश हिल गया। हालांकि हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने पूरी कोशिश की, सारी मंत्रियों की टीम लगा दी, उन्होंने हर संभव प्रयास करके रात भर जग के, और पूरे प्रशासन ने हमको ऑक्सीजन और इसकी सप्लाई बराबर की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सुरेश जी, रेगुलर ट्रीटमेंट के अलावा खतरनाक थी, लेकिन उस वेव से हम लोग लड़के निकल गए। जी बिल्कुल, और काफी हद तक कंट्रोल में भी आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 1 से 15 जून तक के लिए अब तो गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक भी होने जा रहा है और उसके लिए भी गाइडलाइंस आ चुकी है, नियम बनाए जा चुके हैं। सुरेश जी, लेकिन मैं अब आपके पास आना चाहूंगी अगले सवाल के साथ कि रेगुलर ट्रीटमेंट के अलावा जो और कौन कौन सी ऐसी पद्धतियां हैं जिसके जरिए आप कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं मरीज, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? रेगुलर ट्रीटमेंट के अलावा हम उनको योगा सिखाते हैं डेली। पैरामेडिकल स्टाफ हमारा और फिजियोथेरेपी देते हैं डेली, योगा और फिजियोथेरेपी देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है, और इन सबसे हम निकल के बाहर आ जाएंगे। और उनको इतना अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उनकी क्लास लगाते हैं, सुबह क्लास लगाते हैं, शाम को क्लास लगाते हैं, 2 टाइम क्लास लगाते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, और उसके साथ ही उनका माइंड डाइवर्ट हो कि भाई उनको डरना नहीं है, उनके मन से डर निकालना है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो। और इससे हिसाब से बहुत अच्छा मोटिवेशन हो रहा है, और उससे हिसाब से मरीज भी ठीक हो रहे हैं, उनमें एक लड़ने की ताकत आ रही है। अभी हमने एक पेशेंट को ठीक किया है जिसके 93% लंग्स खराब थे, कल ही हमने उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है, जो 85 ईयर का था, और 93% उसके लंग्स खराब थे, उसको ठीक करके भेजा है। तो उसको मोटिवेट करके और अच्छा ट्रीटमेंट करके ही उसमें लड़ने की इच्छा शक्ति आई, क्योंकि मरीज में इच्छा शक्ति भी जगाना पड़ती है कि उसको डरना नहीं है, लड़ना है, और उसकी इच्छा शक्ति भी बहुत ठीक करने में
कम है वैसी। लेकिन सर अभी क्योंकि वैक्सीनेशन का दौर भी चल रहा है तेजी के साथ और 18 से 44 साल तक के लोगों को भी अब वैक्सीनेट करना शुरू हो चुका है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम आपके अस्पताल में? हमारे पास में ही, हमारे कैंपस में ही हमारा माउंट लिटरा जी स्कूल है, उसमें शासन ने वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया हुआ है। उसमें 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन हो रहा है। 200 वैक्सीन पर डे लगती है। हमारे करीब करीब कैंपस के सभी कर्मचारियों की, स्टूडेंट्स की, सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है और बराबर हो रहा है। हम बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आसपास क्षेत्र की जनता को मोटिवेट कर रहे हैं, पेपर में पब्लिसिटी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इसको वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन है तो ज़िंदगी है, और मास्क लगाना है और 2 फुट की दूरी, 2 मीटर की दूरी से चलना है। यही सबसे बड़ा वो है। और अब लोग भी काफ़ी मोटिवेट होके लाइन लगा के सुबह से ही आ जाते हैं टाइम से कि हमको वैक्सीनेशन करवाना है। अब पहले की वैक्सीनेशन में अभी में काफ़ी अंतर है, तो लोग मोटिवेटेड हैं और वैक्सीन लगाने में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और लोग लगवा भी रहे हैं वैक्सीन। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो संस्था है वो भी आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और वैक्सीनेट हो। ये तो सर सही कहा आपने, क्योंकि लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि गाँव में हालांकि ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि गाँव में थोड़ा अभी भी डर दिखाई दे रहा है लोगों में। वो उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। बहरहाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आगे के लिए प्लान्स आपके क्या कुछ हैं, क्योंकि अभी आपने बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, कई अवार्ड्स से भी आप नवाजे जा चुके हैं, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ हैं आपके, गोल्स क्या कुछ सेट किए हैं आपने? थर्ड वेव की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 120 बेड का आईसीयू पूरा तैयार है। आईसीयू बेड हमारे 200 अलग से हैं, लेकिन हमने पीडियाट्रिक बेड थर्ड वेव की, जो सारे विशेषज्ञ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि सब ये बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगी, उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन का लिक्विड प्लांट है हमारे पास, कहीं कोई किसी तरह की, हमारे पास पूरे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सब कुछ है और पैरामेडिकल स्टाफ है। मतलब कहीं किसी प्रकार की कोई तैयारी है और हमारा पूरा स्टाफ अब कोरोना से डरता नहीं है। वो डर था, उनका डर भी निकल गया है। कई बार लोग पॉजिटिव होकर नेगेटिव आ चुके हैं, तो वो उनमें एक जज्बा आ गया है, देशभक्ति की भावना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक करना है, अच्छा करना है और कोरोना से लड़ना है। तो हमारा स्टाफ और हम पूरी तरह तैयार हैं थर्ड वेव के लिए कि उस डर को बाहर निकालेंगे। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल, जनता को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क लगाएं और 2 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि मास्क और वैक्सीनेशन ही सबसे अच्छा साधन है। और उसके अलावा जरा सा भी अगर कहीं कुछ भी उनको लगता है तो तुरंत अपने पड़ोस में डॉक्टर से या सरकारी डॉक्टर या हम लोग के हॉस्पिटल में आएँ, उनका फ्री ट्रीटमेंट होगा, निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा और ठीक करके घर पे बीमार होने पे घर नहीं बैठे, बीमारी को ज़्यादा बढ़ाए नहीं, तत्काल इलाज कराएं। बिल्कुल, तो कोरोना काल में सर गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकेगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी मीडिया ऐसे ही योद्धाओं को सलाम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए अब इस संस्था के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एक जाना पहचाना ये नाम है, तेजी के साथ मरीजों को ठीक कर रहा है। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग कोविड पेशेंट इसमें ठीक हो चुके हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और आगे के लिए भी, थर्ड वेव के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तेजी के साथ यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, संसाधन मौजूद हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो लोग यहां पर पहुंचते हैं, जो पेशेंट्स यहां पर पहुंचते हैं, उनको ठीक किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के जो मामले सामने आ रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट यहां पर मिल रहा है लोगों को और तकरीबन कोविड महामारी में अभी तक 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को यह अस्पताल स्वस्थ करके घर भेज चुका है। तो पूरे सेवा भाव के साथ मरीजों के इलाज में इंडेक्स अस्पताल लगा हुआ है और स्टाफ की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है, क्योंकि डटकर लगातार अपने सेवा भाव के साथ
ये लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं और जो भी दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, सबसे पहले उनको मोटिवेट किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। खासतौर पर तमाम तरीके के इंतजाम भी तीमारदारों के लिए भी मौजूद रहती हैं। अभी तक कई तरीके के अवार्ड से भी सुरेश जी नवाजे जा चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पर काफी हद तक मौजूद हैं और राज्य सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, जिसके बलबूते ये मेडिकल कॉलेज लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है। चिकित्सा जगत में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है सुरेश सिंह भदौरिया जी को और इसी वजह से अपनी कार्यकुशलता के तौर पर ये अपना अनुभव के जरिए मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को और काफी हद तक काबू में आता हुआ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना नजर आ रहा है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया भी 1 जून से अब शुरू होने जा रही है, लेकिन मेडिकल स्टाफ लगातार निरंतर काम में जुटा हुआ है और 10,000 कोरोना मरीज अब तक यहां से इलाज करवा चुके हैं और स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि अभी भी कई मरीज ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। खासतौर पर न सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज उनको दी जाती है, बल्कि जब ऐसे पेशेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका मॉरल बूस्ट करना भी जरूरी हो जाता है और इसी वजह से यहाँ योगा के जरिए, म्यूजिक के जरिए, अलग अलग पद्धतियों के जरिए उन मरीजों को ठीक किया जाता है। तो सेकेंड वेव के साथ साथ फर्स्ट वेव में भी ऐसे ही इंडेक्स हॉस्पिटल ने काम किया, एक अलग पहचान बनाई और सेकेंड वेव में भी अभी तक ऐसे ही तमाम मरीज जो कि यहां पर पहुंचे हुए हैं उनको ठीक करने का काम किया। अब तक 10,000 कोरोना मरीज को यहां पर इलाज मिल चुका है जो कि स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। कई कोरोना मरीजों को यहां जीवन दान मिला और इसके साथ ही ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं यहां पर आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ थर्ड वेव की तैयारियां भी इस अस्पताल ने अभी से पूरी कर ली हैं। 2 वार्ड अलग से बनाए गए हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो पिछले लंबे वक्त से सेवा भाव के साथ ये पूरी टीम इंडेक्स अस्पताल की जुटी हुई है मरीजों को ठीक करने के लिए और काफी हद तक इसके सकारात्मक परिणाम भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे लोगों को सलाम करता है।